स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जज के रिमूवल प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से। आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन था वहाँ पे भी हमने इस न्यूज़ को डिस्कस किया था। एक हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके रिमूवल प्रोसेस को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे चैलेंज किया कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा उनका जो रिमूवल की रिगार्डिंग में जो कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जो कि इलीगल उन्होंने अपने पिटीशन के अंदर बताया। तब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन की रिगार्डिंग में जो डिसएग्रीमेंट है उसको शो किया है कि लोकसभा स्पीकर हैं वो भी यहाँ पे कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर उनके रिमूवल का जो मोशन है वो लोकसभा के वहाँ पे प्रपोज है वो हुआ है। किसी भी तरीके से जॉइंट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का जो प्रोविज़न है वो नहीं मेंशन है कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो एक जॉइंट कमेटी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हैं वो करें रिमूवल प्रोसेस के रिगार्डिंग। राइट स्टेटमेंट्स हैं उनको यहाँ पे आपको चूज करना है। तो आप देखिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर मेंशन किया गया आर्टिकल जो 217 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हाई कोर्ट के जज का जो रिमूवल प्रोसेस है उसके बारे में मेंशन करता है कि जिसके थ्रू प्रेसिडेंट है वो हाई कोर्ट के जज को रिमूव है वो कर सकता है। तो स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट रहेगा या गवर्नर यहाँ पे जो मेंशन है वो किया जाएगा। तो आप देखिए कि आर्टिकल जो 217 है उसके थ्रू प्रेसिडेंट को ही पावर है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका रिमूवल है वो कैरी आउट होता है। अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में मेंशन होता तो कौन सा आर्टिकल आप यहाँ पे यूज करते, आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 किसके रिगार्डिंग में है, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से, जिसमें कि प्रेसिडेंट उनका रिमूवल है वो कैरी आउट करते हैं। इस दौरान में रिमूवल किया जाता है कि अगर उनका जो मिसबिहेवियर है वो प्रूव्ड कैटेगरी के अंदर में है कि उनके द्वारा कोई मिसबिहेवियर एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया गया या उनका इनकैपेसिटी है। या स्टूडेंट्स इन बोथ टर्म्स को डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो आप देखिए कि जो दोनों टर्म है रिमूवल की रिगार्डिंग में उनका जो डेफिनेशन है उनका जो डिफाइन है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मिलेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स के अंदर में इनको ऑब्जर्व किया है? यस स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट भी अपने एक इवॉल्विंग प्रोसेस के थ्रू इनको इनको आप देखिए कि डिफाइन है वो करता है, इनके बारे में मेंशन है वो करता है। अगर हम यहाँ पे रीड करते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर के बारे में, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मीनिंग यहाँ पे है कि किसी भी पर्सन के द्वारा विलफुल वे के थ्रू मिसकंडक्ट को कैरी आउट किया गया हो ऑफिस के अंदर में, जब वो वहाँ पे जज का जो ऑफिस है उसको कैरी आउट करते हैं तो उस दौरान में उनके द्वारा किसी तरीके से मिसकंडक्ट यहाँ पे कैरी आउट हुआ हो। या आप देखिए कि करप्शन का कोई चार्जेज है वो उनके ऊपर में लगे हों, करप्शन के कोई चार्जेज लगे हों, लैक ऑफ इंटीग्रिटी है उसको कैरी आउट किया गया हो, लैक ऑफ इंटीग्रिटी है उनके द्वारा यहाँ पे ऑफिस के वर्किंग प्रोसेस के दौरान में। इनकैपेसिटी अगर वर्ड के बारे में रीड करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में ऑब्जर्व किया है कि किसी पर्सन का फिजिकल वे के थ्रू इनकैपेसिटी हो, डेट मीन्स की फिजिकल सिचुएशन है इस तरीके से नहीं है कि वो यहाँ पे कोर्ट प्रोसेस को कैरी आउट है वो कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि मेंटल सिचुएशन के भी बारे में यहाँ पे मेंशन है कि मेंटली वे के थ्रू भी आप देखिए कि वो हेल्दी ना हो तो उनको इनकैपेसिटी का जो कैटेगरी है उसके अंदर इंक्लूड है वो किया जाए। बट अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट के बारे में, तो आप देखिए कि जो चेयरमैन है या जो स्पीकर हैं मे आफ्टर द कंसल्टेशन कंसिडरेशन एंड कंसल्टेशन एडमिट और रिफ्यूज द जो रिमूवल का जो मोशन है उसको एडमिट या रिफ्यूजल है वो कैरी आउट कर सकते हैं। तो यस स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। फॉर्मर हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन हुआ करते थे जो बाद में हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी बनते हैं, उस समय आप देखिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रिमूवल मोशन है उसको प्रपोज किया गया था राज्यसभा के वहाँ पे, तो उन्होंने उस समय उसका रिफ्यूजल है वो कैरी आउट किया। तो यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग पर्सन है जो लोकसभा में स्पीकर हो, राज्यसभा में चेयरमैन हो, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको इसको एडमिट करना है या रिफ्यूजल को कैरी आउट करना है। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। न्यूज़ में किस वजह से था ये हम रीड कर चुके हैं, आज का न्यूज़पेपर का जो फर्स्ट पेज है वहीं पे ये मेंशन था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। सेकंड, अगर हम क्वेश्चन के बारे में रीड करें तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको श्री हरिकोटा के बारे में पूछा गया है। अब ये जो प्लेस है वो न्यूज़ के अंदर में काफ़ी बार आपने इसको रीड किया होगा। श्री हरिकोटा हमारा जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है
हमारे काफ़ी सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च हुआ करते हैं श्रीहरिकोटा के वहाँ पे। तो कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन किए गए हैं कि एक बैरियर आइलैंड है ऑफ द कोस्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश के ऑफ द कोस्ट एरिया के अंदर में है, जो कि पुलिकेट लेक को सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल से। क्या बे ऑफ बंगाल से सेपरेट किया जाता है श्रीहरिकोटा के द्वारा? तो स्टूडेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया कि जो इंडिया का प्राइमरी स्पेस पोर्ट है फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट एंड डीप स्पेस मिशंस के लॉन्च के रिगार्डिंग, तो यस स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हमारी जो सैटेलाइट्स हैं वो यहाँ से लॉन्च हुआ करती हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे करेक्ट हैं। न्यूज़पेपर में कहाँ पे ये मेंशन था? अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा जो एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया जाएगा 12 जनवरी को। और अभी रिसेंटली आप देखिए कि यूएस का एक प्राइवेट फर्म का जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक सेकंड है, जिसको कि इसरो के द्वारा लॉन्च है वो किया गया था दिसंबर मंथ के समय में। मई के समय में जब हमने एक सैटेलाइट को लॉन्च करना था तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो सैटेलाइट है वो नहीं लॉन्च हो चुका था। तो श्रीहरिकोटा के बारे में यहाँ पे मेंशन था, इस वजह से हमने जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे फ्रेम किया है। और पीएसएलवी का ये 62 फ्लाइट रहेगा। पीएसएलवी को जो लार्जर वे के थ्रू यूज किया जाता है इसरो के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था। पुलिकेट लेक के बारे में अगर हम रीड करें तो पुलिकेट लेक आप देखिए कि 96% इसका जो एरिया है, 96% जो एरिया है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर में है। और 4% का जो एरिया है वो आपको तमिलनाडु के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और पुलिकेट लेक एक इम्पोर्टेंट सेंटर है जहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो विजिट किया करते हैं विंटर के समय में। थर्ड क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें तो राइट टू प्राइवेसी के पर्सपेक्टिव से है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन आप देखिए कि प्रीलिम्स के पेपर के अंदर पूछ लिया था। इस आर्टिकल के थ्रू जो राइट टू प्राइवेसी है वो कॉन्स्टिट्यूट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो आप देखिए कि जब के एस पुट्टास्वामी केस का जजमेंट नहीं आया था 2017 के समय में, तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में, यूपीएससी के इंस्टीट्यूट्स में इसको आर्टिकल 19 का जो पार्ट है उसके रूप से इंक्लूड है वो किया जाता था कि उसमें अब देखिए कि डायरेक्टली नहीं मेंशन है, इनडायरेक्टली वे के थ्रू आर्टिकल 19 का जो पार्ट है वो बताया करते थे। फिर यूपीएससी अपना जजमेंट डिलीवर करता है के एस पुट्टास्वामी केस के थ्रू, और आर्टिकल 21 के पार्ट के रूप से इसको इंक्लूड है वो किया गया। के एस पुट्टास्वामी केस तो आप देखिए कि 2017 के समय आया, बट उससे पहले भी हमारे यहाँ पे प्राइवेसी के रिगार्डिंग में कुछ जजमेंट्स हैं वो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के ही। जैसे एमपी शर्मा केस है, एक एमपी शर्मा केस है जो कि काफ़ी फेमस केस है। और आप देखिए कि यही जो केसेज हैं वो बेस बनते हैं के एस पुट्टास्वामी के रिगार्डिंग में। 1954 का ये केस है जो कि यहाँ पे पुलिस का जो सर्च है उन उन सभी के रिगार्डिंग में है। फिर आपको लेटर फेज में एक खड़क सिंह केस देखने के लिए मिलता है। खड़क सिंह केस है जो भी यहाँ पे सर्च के ही रिगार्डिंग में है, 1961 के समय का है। आई थिंक ईयर आप देखिए कि मेरे को करेक्टली याद नहीं है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स एमपी शर्मा केस, खड़क सिंह केस है वो बेसिकली बेस बनते हैं। और फिर 2017 के समय में के एस पुट्टास्वामी जो केस है, के एस पुट्टास्वामी केस है, उसके थ्रू राइट टू प्राइवेसी का जो जजमेंट है वो डिलीवर हुआ। लेटर फेज के अंदर में क्या यहाँ पे कैरी आउट होता है? लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि डाटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होता है कि डाटा प्रोटेक्शन हमको कैरी आउट करना है। बी एन श्री कृष्णा उस कमेटी का नाम है। बी एन श्री कृष्णा उस कमेटी का नाम है जिसके थ्रू डाटा प्रोटेक्शन के बारे में जो डिस्कशन है वो रहा है। गवर्नमेंट ने भी आप देखिए कि डाटा प्रोटेक्शन लॉज हैं उनको कैरी आउट किया गया इसी के एस पुट्टास्वामी केस के बाद में। आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें कहाँ पे मेंशन था? आप देखिए कि जो एडिटोरियल जो पब्लिश हुआ था नेटग्रिड के बारे में, उस नेटग्रिड के यहाँ पे जो एडिटोरियल के अंदर में पुट्टास्वामी केस के बारे में ही डिस्कस किया गया कि जो पर्सन्स का जो यहाँ पे डाटा है उसको कि आप देखिए कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये जो दिया गया है इसका नेटग्रिड का यूज जो 26/11 के मुंबई अटैक के बाद में ये क्रिएट हुआ था। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन के बारे में आर्टिकल जो 21 के थ्रू जो पुट्टास्वामी केस है राइट टू प्राइवेसी उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, तो फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तेंकई मेथड है जो काफ़ी बार आपको न्यूज़ में देखने के लिए मिलेगा। अभी आप देखिए कि पिछले मंथ से ये न्यूज़ में है। दिसंबर के दौरान में हमने जब
हमारा आईएनएसवी कौंडिन्य है उसको उसको आप देखिए कि पोरबंदर से ओमान के लिए भेजा है। उसके बाद में ये जो मेथड है वो न्यूज़ में है, आज के न्यूज़पेपर में कहाँ पे ये मेंशन था? तो आप देखिए कि न्यूज़पेपर के अंदर में ये यहाँ पे जो शिप बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में मेंशन था कि कैसे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल थिंग्स हैं जैसे कोयर रोप है उसको यूज किया गया। कोकोनट का जो कोयर्स है उसका यूज यहाँ पे देखने के लिए मिला है। और आप देखिए कि जो स्टिचिंग की रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट है शिप बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, तो यही हमारा जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उसके बारे में मेंशन है यहाँ पे किया गया है। आईएनएसवी जो कौंडिन्य है जिसको कि ओमान से पोरबंदर के लिए सेंड किया गया है। एक थ्री जो पार्टीज का आप देखिए कि हमारे जो ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग प्रोसेस है वो एग्जिस्टेंस में रहे, तो थ्री पार्टीज का एक एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। नेवल फोर्स का यहाँ पे एग्रीमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का था, और जो ऑर्गेनाइजेशन इस बिल्डिंग प्रोसेस को कैरी आउट करता है उनका, जिससे थ्रू जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उसको रिवाइवल है वो किया जा सके। तो आप देखिए कि सस्टेनेबल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट वो नहीं है। शिप बिल्डिंग टेक्निक की यहाँ पे राइट आंसर है। अर्बन फॉरेस्ट का जो मेथड है वो भी नहीं है, और एयर क्वालिटी इम्प्रोवाइजर है वो भी यहाँ पे नहीं है। अर्बन फॉरेस्ट का मेथड की रिगार्डिंग में एक मियावाकी टेक्निक हुआ करती है, एक मियावाकी टेक्निक हुआ करती है। यूपीएससी ने 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर में ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया था कि मियावाकी जो टेक्निक है वो किसके रिगार्डिंग में है। अर्बन फॉरेस्ट मेथड के पर्सपेक्टिव से है। तेंकई मेथड किसके बारे में है? शिप बिल्डिंग का टेक्निक है, ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग का टेक्निक है। रिसेंटली आईएनएसवी कौंडिन्य के अंदर में इस प्रोसेस को यूज है। तो स्टूडेंट्स कुछ आपको लैंग्वेज है वो मेंशन की गई हैं कि ओरिजिनली जो हमारा 8 शेड्यूल हुआ करता था, अभी आप देखिए कि 8 शेड्यूल के अंदर में अगर हम रीड करें तो 22 लैंग्वेज हैं। अभी प्रेजेंटली जो 22 हैं, पहले कितना हुआ करती थी? पहले 14 लैंग्वेज हैं वो हुआ करती थी। तो ओरिजिनली इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जो इसका पार्ट है, 8 शेड्यूल का जो पार्ट है वो आपको जो यहाँ पे आइडेंटिफाई है वो करना है। तो एक बार हम रीड करते हैं 8 शेड्यूल के बारे में। तो स्टूडेंट जो लैंग्वेज यहाँ पे ओरिजिनली वे के थ्रू इसका पार्ट हुआ करती थी, फर्स्ट आप देखिए कि आसामीज है। फर्स्ट जो लैंग्वेज है वो आसामीज है। आसामीज हमारा क्लासिकल लैंग्वेज भी है। स्टूडेंट्स बंगाली है, बंगाली आप देखिए कि क्लासिकल लैंग्वेज भी है, बंगाली है। आसामीज है, बंगाली है। बोडो है, बोडो के अलावा आप देखिए कि डोगरी है, डोगरी है। गुजराती है, गुजराती है। हिंदी है, कन्नड़ा है। कन्नड़ा के अलावा स्टूडेंट्स कश्मीरी है, तो कश्मीरी ओरिजिनली यहाँ पे इसका पार्ट है। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपको पार्ट नहीं मिलेगा, मणिपुरी लैंग्वेज को बाद में इंक्लूड है वो किया गया था। कश्मीरी के अलावा स्टूडेंट्स कोंकणी है, मैथिली है, मैथिली के अलावा मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये कुछ ऐसी लैंग्वेज हैं जो जो यहाँ पे इस 8 शेड्यूल का पार्ट है। अब इंक्लूड किन किन को किया गया उसके बारे में अगर हम रीड करें तो सिंधी जो लैंग्वेज है उसको इंक्लूड किया जाता है। सिंधी को इंक्लूड किया गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1967 के समय में। फिर आप देखिए कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है उसको इंक्लूड किया गया। उसको किसके थ्रू इंक्लूड किया गया? 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको इंक्लूड किया गया 1992 के समय में। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली है उसको इंक्लूड किया गया 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2003 के समय में। और बाद में आप देखिए कि ओडिया जो लैंग्वेज है उसका नाम चेंज किया जाता है, उसको ओरिया के नाम से किया गया था। राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ओनली वन रहेगा। मणिपुरी को बाद में इंक्लूड किया गया, और इंग्लिश जो है वो 8 शेड्यूल का पार्ट है, नहीं है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज क्विज। आप इसको रीड कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है अपने नोट्स के अंदर में उसको नोट डाउन करना। बार बार आप नोट डाउन करोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन में हेल्प है वो मिलेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।